नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। आज हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर किसे कहते हैं। सूचक, ठीक। इसमें हम लोग लिख सकते हैं वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार, वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के होने की सूचना देते हैं। होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे सूचक में आप लोगों ने एक सूचक पढ़ा होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है, मान लीजिए जैसे यहां पर दो कांच की ग्लास रखी गई हैं या दो बीकर रखे गए हैं और इसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा गया है। ठीक, ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा गया और इसमें हमें ये नहीं पता कि किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। तो यदि हमारे पास लिटमस पेपर है तो हम उसकी सहायता से जान सकते हैं। ठीक, लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, ये दो रंगों में उपलब्ध होता है। जैसे नीला लिटमस पेपर यदि है, लिटमस पेपर में नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर, यदि इसको हम दोनों बर्तनों का जो द्रव है इसमें डुबोएं और जिसमें इसका रंग चेंज होकर के नीले से लाल हो जाए, उसको हम जान जाएंगे कि वह अम्ल है। क्योंकि जो नीला लिटमस पेपर होता है, अम्ल में जब उसको डुबोते हैं तो नीला लिटमस पेपर किसमें परिवर्तित हो जाता है, लाल लिटमस पेपर में। तो नीला लिटमस पेपर अगर यह क्या है, अम्ल में मिला तो यह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो लिटमस पेपर रंग को परिवर्तित करके अम्ल के होने की सूचना दे दिया। जबकि हम क्षार वाले बर्तन में डुबोएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी नीले लिटमस पेपर की जगह हमने क्या लिया है, लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर। अब इसको यदि हम लोग क्षार में डुबोएं तो यह कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक, लेकिन लाल लिटमस पेपर को यदि अम्ल में डुबोया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिटमस पेपर की सहायता से हम अम्ल व क्षार किस बर्तन में है इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी लिटमस पेपर को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे या सूचक कहेंगे। तो बात समझ में आ गई। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर अम्ल के साथ लाल रंग देता है तथा लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ नीला रंग देता है। जैसे हल्दी है, हल्दी क्षार के लिए सूचक का कार्य करती है। यदि हल्दी है, इसमें कोई भी क्षार मिलाएंगे या किसी क्षार में हल्दी मिलाएंगे तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। जैसे हम लोग जो कपड़े धुलने वाला साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, यह क्षारीय होता है। जब हल्दी, जैसे मान लो आपके हाथ में हल्दी लग गई, कपड़े में हल्दी लग गई, या हल्दी थोड़ी सी ले करके साबुन में या डिटर्जेंट पाउडर के साथ उसको मिलाइए, देखिए हल्दी पीले से उसका रंग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हल्दी क्या है, सूचक। एक बार ऐसे पूछ लिया था, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक में हम लिटमस पेपर को भी रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है
सॉरी, यह लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक सूचक में हल्दी हो गई, लाल पत्ता गोभी का पत्ता हो गया, लाल पत्ता गोभी, ये सब क्या है? ये सब जो है प्राकृतिक सूचक में आएंगे। लिटमस पेपर, लाइकेन, लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। हल्दी, लाल पत्ता गोभी। अगर कृत्रिम सूचक की बात करी जाए, कृत्रिम सूचक की बात करी जाए तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये जो मेथिल ऑरेंज होता है यह अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। जैसे ही मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आएगा वैसे इसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। दूसरा कृत्रिम सूचक हम आपको बता रहे हैं फिनाल्फ्थेलीन, फिनाल्फ्थेलीन। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं 3-4 बार पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। यहाँ पे फा आधा भी कुछ किताबों में लिखा रहता है, कुछ किताबों में पूरा फा भी लिखा रहता है। जब यह क्षार के संपर्क में इसको लाया जाता है फिनाल्फ्थेलीन को, तो इसका रंग भी क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। मतलब मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थेलीन कैसे सूचक हैं? कृत्रिम सूचक हैं। जबकि लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, ये सब क्या है? कृत्रिम सूचक हैं। सूचक का मतलब समझ में आया? वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के होने की सूचना देते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार की धातु के साथ क्रिया। देखिए, अम्ल तथा क्षार ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल तथा क्षार हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की अम्ल तथा क्षार की धातु के साथ क्रिया। ठीक, तो देखो भाई, यहां पर अम्ल हो गया और यहां पर क्या हो गई? धातु हो गई। इससे जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। देखिए डिफिनीशन में अगर इतना ही हम एक केवल समीकरण लिख दें कि अम्ल प्लस धातु बराबर लवण तथा हाइड्रोजन गैस, तो यही होता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें? सोडियम के साथ करा दें। सोडियम के साथ कराएंगे तो यहां पर बन जाएगा NaCl प्लस H2 गैस निकल जाएगी। समीकरण को संतुलित करना हो तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही है, तो हमने क्या कर दिया? 2 से गुणा। 2 से गुणा किया तो क्लोरीन बन गई और यहाँ पर देखिए क्लोरीन 1 ही है तो हमने 2 से गुणा किया। अब इस क्लोरीन के चक्कर में सोडियम बढ़ गया, हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, हो गया। यहीं पर हम बात करें यदि H2SO4 की, इसकी हम जिंक के साथ अभिक्रिया करा दें। सेम अभिक्रिया हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कराए पड़े हैं। जिंक सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और बनेगा ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। यहीं पर HNO3 ले लें, लेकिन इसको कैसा लेना होगा? तन, हल्का। इसकी क्रिया यदि हम मैग्नीशियम के साथ करा दें तो यह बना लेगा MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर हमने 2 कर दिया, समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। इसी तरीके से क्षार की क्रिया भी हम लोग किसके साथ कराएं? धातु के साथ कराएं तो यह भी क्या बनाएगा?
लवण बनाएगा तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्षार की क्रिया किसके साथ कराई जाए? धातु के साथ कराई जाए तो लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे यहां पर हम क्या ले लेंगे, NaOH, ये क्या क्षार ले लिए। अब इसकी क्रिया यदि हम जिंक के साथ करा दें, जिंक के साथ कराएं तो यह बनाएगा सोडियम जिंकेट। यहां पर सोडियम जिंकेट, यह बना लिया Na2ZnO2। ठीक, यह क्या बनाया, Na2ZnO2, और बचा क्या, H, यहाँ पे H2। इसको हम लोग लिखते हैं सोडियम जिंकेट। तो यह क्या है, लवण है। ये क्षार है NaOH, इसकी धातु के साथ क्रिया हुई, क्षार की धातु के साथ क्रिया हुई तो लवण बना प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मतलब एक बात समझ में आई कि अम्ल चाहे धातु के साथ क्रिया करे या क्षार धातु के साथ क्रिया करे, सब के सब हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। ठीक, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गई अम्ल तथा क्षार की धातु के साथ क्रिया। अब हम लोग अम्ल की क्रिया करवाते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। हेडिंग बहुत बड़ी हो गई। चलिए देखिए, जब हम लोग अम्ल तथा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा जल बनता है। होता कैसे है, देखिए, जैसे मानिए धातु कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ले लिए Na2CO3। इसकी क्रिया, धातु कार्बोनेट की क्रिया हम लोग किसके साथ करें, अम्ल के साथ। तो अम्ल हम लोग क्या ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन अगर अभिक्रिया में है तो मान के चलिए कि आपस में जुड़ जाते हैं, तो NaCl। अब देखिए जो CO3 होता है बेटा, ये हमेशा किस में टूटता है, CO2 प्लस O में। तो ये जो CO2 है ये इधर निकल गया, CO2। अभी इसमें क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये जो ऑक्सीजन है, अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, इसके साथ मिल करके बना देगा जल। लेकिन समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग, इधर सोडियम 2 है, इधर 1 ही है, तो यहां पर हम लोग 2 से गुणा करें, सोडियम बराबर हो गया। अब देखिए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करें, समीकरण संतुलित हो गया। ये संतुलित समीकरण हो गया कि जब धातु कार्बोनेट, जिसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करी गई, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल से करी गई तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड बना, इधर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। ठीक, अब देखिए यदि हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें, जैसे यहां पर हमने ले लिया NaHCO3 प्लस HCl, यहाँ पे धातु कार्बोनेट था, यहाँ पर क्या हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी HCl से क्रिया कराए थे, जैसे यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन था तो आपस में जुड़ गया, यहाँ पर भी सोडियम और क्लोरीन है तो यह क्या बना लेगा, NaCl। अभी CO3 किस में टूटेगा, CO2 में टूटेगा, तो CO2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा जो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना देगा। आगे बात समझ में कि जब हम लोग धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है, जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो लिख लेंगे इसको। अभी देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अगर इसको हम चूने के पानी में प्रवाहित कर दें तो क्या होगा, चूने के पानी का फार्मूला क्या होगा भाई, बुझा हुआ चूना, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। इसमें हम लोग ये जो अभिक्रिया करें हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ, तो इसमें क्या निकल रहे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित कर दें तब क्या होगा भाई, जब इसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो यह बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूना पत्थर जिसको कहते हैं। और यह जो है अविलेय होगा, कैसा होगा, अविलेय होगा। और हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि यदि अविलेय पदार्थ के, पूरा हम इसको कर लेते हैं H2O। ठीक, देखिए CaOH का ट्वाइस, तो CaOH कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया CO2 के साथ तो CO3 बन गया, एक बचा ऑक्सीजन H2 के साथ हो गया तो H2O बन गया। हाँ, यह क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और यह है सफेद अवक्षेप। हम बात कर रहे थे कि हम लोग पहले चैप्टर में अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़े और उसमें हमने आपको बताया था कि कोई अविलेय पदार्थ बने उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यदि वह द्रव से हल्का होगा तो ऊपर तैरेगा, भारी होगा तो नीचे तली में बैठ जाएगा। और यहाँ पर उसी तरीके से अवक्षेप बन रहा है जो इस जल में अविलेय है। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। लेकिन एक कंडीशन और है, यदि यहीं पर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्रवाहित करेंगे चूने के पानी में तो क्या बन जाएगा, सफेद अवक्षेप बन जाएगा और इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, मतलब कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल यहाँ पे बना ही था, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी है। जब और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी जाएगी तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, CaHCO3 का ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह जल में विलेय है। मतलब कि थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी जाएगी तो अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप बनेगा, लेकिन अधिक समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो वह जो अविलेय पदार्थ या अवक्षेप होगा वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग आज क्या पढ़ लिए भाई, सूचक पढ़ लिए। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, सूचक किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल व क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करती, यानी हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं या मुक्त करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग निकाले। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया गया तो देखा गया कि पहले एक सफेद अवक्षेप बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद अधिक मात्रा में यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो बन गया वो जो सफेद अवक्षेप था, जो अविलेय पदार्थ था, वह क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आज आज हम लोग 3 टॉपिक सब पढ़ लिए। बाकी अगर इसमें किसी भी रिएक्शन में कुछ समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी क्लास ज्वाइन जरूर करिए, क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए। जिन लोगों ने पिछली क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं या जो पिछला चैप्टर यानी पहला चैप्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहले पहला चैप्टर पढ़ लें, फिर दूसरा, मतलब क्रम से आप वीडियो देखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। बाकी जो लोग कंटिन्यू साथ लगे हुए हैं वे अपना नोट्स तैयार करते रहें, नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। चलिए मिलते हैं फिर कल अगली टॉपिक के साथ, है एक नई टॉपिक जिसमें हम लोग कुछ और रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर मुलाकात होती है हम लोगों की, तो तब तक के लिए टाटा।